नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 22 दिसंबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में बन रहे विराट रामायण मंदिर की ये है खासियत। बिहार बजट 2024-25 में सरकार के सामने ऐसे रखें अपना सुझाव। बिहार में गुड़ उद्योग को बढ़ावा देने की होगी कोशिश। सहारा ग्रुप के निवेशकों के लिए सरकार उठाने जा रही ये कदम। भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत दर्ज कर वनडे सीरीज पर किया कब्जा। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूपीएससी, एनडीए और सीडीएस भर्ती का 887 पदों पर नोटिफिकेशन जारी। यूपीएससी के द्वारा एनडीए एनए परीक्षा 1 और सीडीएस परीक्षा 1 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें एनडीए में 400 और सीडीएस में 457 पद है। ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो upsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 9 जनवरी 2024 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यूपीएससी एनडीए 1 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को मैथ्स सब्जेक्ट से 12वीं पास होना अनिवार्य है। वहीं यूपीएससी सीडीएस 1 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी किए गए नोटिफिकेशन को जरूर देख लें। बिहार बजट 2024-25 में सरकार के सामने ऐसे रखे अपना सुझाव। अगर आप भी उन लोगों में से आते हैं जो बिहार बजट 2024-25 में अपने सुझाव सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि बिहार सरकार के वित्त विभाग के द्वारा आईपीआरडी बिहार के तहत पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि बिहार सरकार की ओर से बिहार बजट 2024-25 के लिए आम नागरिकों के सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। ऐसे में आप अपना सुझाव 15 जनवरी 2024 तक सरकार तक पहुंचा सकते हैं। बता दें कि सुझाव देने के लिए आपको वित्त विभाग की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/finance में जाएं और फिर वहां वेबसाइट पर मौजूद बिहार बजट 2024-25 हेतु सुझाव के लिंक पर क्लिक करें और फिर आप वहां जाकर सुझाव हिंदी में दे सकते हैं। वहीं अगर आपका सुझाव 20 पंक्ति से अधिक हो तो आपको उसे स्कैन कर अटैच करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आप अपना सुझाव ईमेल budgetsujav2024@gmail.com पर भेज सकते हैं। वहीं अगर आप लिखित सुझाव भेजना चाहते हैं तो आप बजट शाखा, वित्त विभाग, मुख्य सचिवालय, बिहार, पटना 800015 पर भी भेज सकते हैं। ट्रैफिक नियम से संबंधित इन नियम को जानना है बहुत महत्वपूर्ण। जब हम ट्रैफिक सिग्नल के पास से गुजरते हैं तो हमें हमेशा सिग्नल में 3 रंग दिखाई देते हैं, पहला लाल, दूसरा पीला और तीसरा हरा। ऐसे में हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें सिग्नल में मौजूद इन तीनों रंगों के होने का कारण मालूम नहीं होता। तो हम आपको बता दें कि ट्रैफिक नियम के अनुसार सिग्नल में लाल रंग का मतलब होता है कि रुकना, यानी कि आप अगर कहीं जा रहे हैं और आपको सिग्नल पर लाल लाइट यानी कि रेड लाइट दिखता है तो आपको रुक जाना है। वहीं अगर आप ट्रैफिक सिग्नल में पीली लाइट देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप चलने के लिए तैयार हो जाइए। पीली लाइट जलने पर आप आगे बढ़ने को तैयार हो जाएंगे। वहीं अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पर हरा लाइट यानी कि ग्रीन लाइट देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि अब आप चल सकते हैं जब तक लाइट ऑन है। मालूम हो कि अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो भीषण दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। वहीं इस नियम के पालन न करने वाले लोगों पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। 10 करोड़ के गोलू 2 को देख सीएम नीतीश हुए हैरान। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 3 दिवसीय बिहार डेयरी एंड कैटल एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया गया। इस दौरान इस एक्सपो में पानीपत, हरियाणा से जाने माने मुर्रा नस्ल के भैंसा गोलू 2 को लाया गया है, जो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस भैंसे का सीमन हर साल 15 लाख में बिकता है। पानीपत के पशु मेले में इसकी कीमत 10 करोड़ रुपए लगाई गई थी। वहीं इस भैंसे गोलू 2 को देखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे और उसके बारे में उसके मालिक से जानकारी लेकर हैरान रह गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गोलू 2 का मालिक किसान पद्मश्री नरेंद्र सिंह है, जो गोलू 2 को बिहार सरकार के बुलावे पर अपने साथ लेकर आया है। नरेंद्र सिंह को गोलू 2 के कारण भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। बिहार में बन रहे विराट रामायण मंदिर की ये है खासियत। महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार के पूर्वी चंपारण में महावीर मंदिर ट्रस्ट के द्वारा विराट रामायण मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा, जिसका निर्माण सुपरविजन टाटा कंसल्टिंग के द्वारा किया जाएगा। बता दें कि इस विराट रामायण मंदिर का परिसर 140 एकड़ में फैला है। इसका मुख्य मंदिर 1080 फीट लंबा,
540 फीट चौड़ा और 270 फीट ऊंचा है। वहीं इस मंदिर में 33 फीट ऊंचा और 33 फीट गोलाकार शिवलिंग भी स्थापित होगा, जो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग होगा और इसमें 1000 छोटे शिवलिंग भी होंगे। इस शिवलिंग का निर्माण तमिलनाडु के महाबलीपुरम में ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर की चट्टान को तराशकर किया जाएगा। बता दें कि मंदिर के परिसर में कुल 22 देवालय होंगे। मंदिर के कुल 12 शिखर होंगे, जिनमें दूसरा ऊंचा शिखर 198 फीट का होगा। इसके अलावा 180 फीट के 4, 135 फीट के 1 और 108 फीट के 4 शिखर होंगे। बता दें कि इस मंदिर को वर्ष 2026 में लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। बिहार में गुड़ उद्योग को बढ़ावा देने की होगी कोशिश। बिहार सरकार के द्वारा अब चीनी नहीं बल्कि गुड़ के उत्पादन पर फोकस किया जाएगा। इस बारे में गुड़ उद्योग मंत्री आलोक मेहता के द्वारा दावे किए गए। उन्होंने कहा कि गुड़ उत्पादन के लिए नई नीति बनाई गई है, जिसे चौथे कृषि रोड मैप से जोड़ा गया है। ऐसे में इस नई नीति के तहत गुड़ उत्पादकता को छोटी छोटी इकाई बनाकर बढ़ाया जाएगा। वहीं उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में गन्ना उद्योग खोलने के लिए कोऑपरेटिव आगे लगाया जाएगा। इससे छोटे छोटे व्यावसायिक संगठन को जोड़ा जाएगा और साथ ही बड़े उद्योग घरानों को भी इसमें साथ रखा जाएगा। इसके अलावा सरकार की ओर से गुड़ उत्पादन के लिए सब्सिडी का भी प्रावधान किया जा रहा है। इसका उद्योग खोलने के लिए चीनी आरक्षित क्षेत्र में जगह दी जाएगी और साथ ही अन्य इलाकों में गुड़ उत्पादन के लिए जमीन भी मुहैया कराया जाएगा। बिहार सरकार इसको लेकर शुगर केन इन्वेस्टर मीट आयोजित करने वाले हैं। जल्द ही इसकी तारीख की घोषणा की जाएगी। सहारा ग्रुप के निवेशकों के लिए सरकार उठाने जा रही ये कदम। सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा के द्वारा प्रश्नकाल में राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया गया कि सरकार के द्वारा सहारा निवेशकों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें अपना पैसा वापस पाने के लिए अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के द्वारा रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है। लेकिन सरकार को अब तक केवल 5000 करोड़ रुपए ही मिले हैं, जबकि निवेशकों को लौटाने वाली रकम करीब 80,000 करोड़ रुपए है। ऐसे में सरकार की निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए और पैसों की जरूरत होगी। इसी को देखते हुए सरकार के द्वारा एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, ताकि निवेशकों को लौटाने के लिए रकम हासिल की जा सके। उन्होंने आश्वस्त किया कि जिन भी लोगों के द्वारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया गया है, उन्हें उनका पैसा जरूर वापस किया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय का ऐसे उठाए लाभ। बिहार सरकार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्र छात्राओं के शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास के लिए राज्य के सभी जिलों में कुल 87 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है, जिसमें वर्ग 1 से 12वीं तक की कक्षा संचालित है। वर्ग 1 से 6 में नामांकन का प्रावधान है। वहीं इस आवासीय विद्यालय में नामांकन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष जनवरी फरवरी माह में किया जाता है। हालांकि सरकार की ओर से इसमें नामांकन लेने वालों के लिए कुछ अर्हता भी निर्धारित की गई है, जिसके तहत आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से होना चाहिए। वहीं इसके लिए चयन की प्रक्रिया वर्ग 1 में लॉटरी के आधार पर है और वर्ग 6 में 100 अंकों की लिखित परीक्षा के आधार पर मेधा सूची तैयार कर रिक्तियों के अनुरूप है। मालूम हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय में निःशुल्क नामांकन, पठन पाठन, आवासन, निःशुल्क भोजन, नाश्ता एवं अन्य आवासीय सुविधाएं मिलेंगी। विशेष जानकारी हेतु संबंधित जिला के जिला अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण कार्यालय से संपर्क करें। पंकज त्रिपाठी ने अटल बिहारी वाजपेयी पर किताब लिखने की कही बात। बिहार के लाल और बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म मैं अटल हूं को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं अब उनका कहना है कि वो अटल बिहारी वाजपेयी पर किताब लिख सकते हैं। दरअसल वो इस फिल्म में अपनी भूमिका के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि हमने फिल्म में उनके जीवन के उन क्षणों को दिखाने की कोशिश की है जो लोगों को नहीं पता है, जो किसी भी सार्वजनिक मंच पर उपलब्ध नहीं है। मैंने उनके बारे में इतना कुछ पढ़ा है कि मैंने उन पर एक किताब लिख सकता हूँ जो इस फिल्म से भी बड़ी होगी। मैंने उनके सभी साक्षात्कार देखे हैं, उनके बारे में इतना कुछ पढ़ा है कि मैं उनके व्यक्तित्व को समझ गया हूं। उनके लुक को पाने में रोजाना 2 घंटे लगते थे। हमने फिल्म की शूटिंग मई और जून में की, जब भीषण गर्मी थी। ऐसे में उस लुक के साथ शूट करना बहुत मुश्किल था। उन्होंने कहा कि मैंने फिल्म के लिए सच में अपना खून और पसीना बहाया है। यह फिल्म देश के 10वें प्रधानमंत्री के बहुमुखी व्यक्तित्व को दर्शाता है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे उच्चैठ भवानी मंदिर के बारे में। उच्चैठ भवानी मंदिर मधुबनी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर मधुबनी जिले में बेनीपट्टी ब्लॉक में स्थित है। यह मंदिर बहुत बड़ा परिसर में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको मंदिर के मुख्य गर्भगृह में माँ उच्चैठ भवानी जी के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। माँ उच्चैठ भवानी जी दुर्गा जी का ही स्वरूप है। उच्चैठ भवानी जी की प्रतिमा सिरविहीन है। यह प्रतिमा काले कलर के पत्थर की बनी हुई है और प्राचीन है। आप गर्भगृह में आकर माता का पूजन कर सकते हैं। यह मंदिर पूरे बिहार
में प्रसिद्ध है। मंदिर परिसर में आपको शिव भगवान जी, गणेश भगवान जी, पार्वती माता, हनुमान जी, नंदी महाराज के दर्शन करने के लिए मिलते हैं। यह मंदिर प्राचीन है, यहाँ पर आकर अच्छा लगता है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर माता ने संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास जी को दर्शन दिए थे और उन्हें आशीर्वाद दिया था। कहा जाता है कि यहाँ पर आकर सभी लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं, इसलिए यहाँ पर लोग माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर आकर अच्छा लगता है। नवरात्रि में यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ रहती है। यह मधुबनी में घूमने लायक एक मुख्य जगह है। यहाँ पर आपको बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां देखने के लिए मिलती है। 20 राज्यों में होगा मुजफ्फरपुर के शाही लीची के बाग का विस्तार। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर की ओर से कराए गए अध्ययन से यह जानकारी सामने आई है कि देश के 20 राज्य ऐसे हैं जहां की मिट्टी और जलवायु लीची के अनुकूल है। ऐसे में अब इस अध्ययन के आधार पर इन 20 राज्यों में अनुसंधान केंद्र के द्वारा लीची के बाग विस्तार पर काम किया जाएगा। इसके पहले चरण के तहत करीब 5000 हेक्टेयर में बाग लगाए जाएंगे। वहीं कर्नाटक में 125 हेक्टेयर में इसकी शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि दक्षिण भारत के राज्यों में लीची बाग के विस्तार में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के द्वारा भी सहयोग किया जाएगा। वहीं इस काम को पूरा करने के लिए मुजफ्फरपुर स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र परिसर में पौधशाला की क्षमता बढ़ाई जाएगी। बता दें कि अध्ययन के अनुसार जिन 20 राज्यों में लीची के लिए अनुकूल मिट्टी और जलवायु पाई गई है उनमें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, उत्तराखंड, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मिजोरम, गुजरात, महाराष्ट्र व अरुणाचल प्रदेश शामिल है। दरभंगा से अयोध्या होते दिल्ली तक चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस। बहुत जल्दी बिहार के दरभंगा से सीतामढ़ी रक्सौल के रास्ते अयोध्या होते हुए नई दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन के बीच अमृत भारत ट्रेन चलाई जाने वाली है। इसके लिए समस्तीपुर रेल मंडल को रैक मिल गई है जिसे इंस्टॉल किया जा रहा है। इंजनों की तैयारी भी तेजी से चल रही है। वहीं मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस महीने के अंत तक रेलवे मुख्यालय के निर्देशानुसार ट्रेन का ट्रायल किया जाएगा जो कि दरभंगा से अयोध्या तक चलाई जाएगी। वहीं इसके उद्घाटन को लेकर अब तक आधिकारिक तौर पर कोई तारीख सामने नहीं आई है। जानकारी के अनुसार 22 कोच की यह ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से चलेगी। मालूम हो कि इस ट्रेन का परिचालन पशु पुल तकनीक के उपयोग से होगा। बिहार में बढ़ सकता है ठंड का सितम। राजधानी पटना में ठंड से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार में ठंड अगले 2-3 दिनों में और बढ़ेगी। 22 दिसंबर से एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। हालांकि क्रिसमस तक धूप खिली रहेगी। इसके बाद ठंड और बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह तक ठंड में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि जल्द ही बिहार का तापमान नीचे जाने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अभी बारिश की संभावना नहीं है। सुबह में हल्का कोहरा रह सकता है। आसमान साफ रहेगा। इस दौरान पश्चिमी हवा चलने की संभावना है। हवा की औसत गति 1 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। 25 दिसंबर के बाद तापमान में एकाएक कमी आएगी और सर्द हवा के कारण ठंड बढ़ जाएगी। उधर कोहरा भी छाने के आसार है जिससे दृश्यता क्षमता बेहद कम हो सकती है। अनुमान है कि सुबह शाम के साथ दिन में भी ठंड का एहसास होगा। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक राज्य में सतही पश्चिमी हवा का प्रवाह जारी है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा। बिहार के दक्षिणी भाग में आंशिक बादल छाए रहने के आसार हैं। कंफर्म रेल टिकट कैंसिल करने पर इतना पैसा मिलेगा वापस। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी कारण से अपना कंफर्म रेल टिकट कैंसिल करना पड़ता है जिसके बाद हमें हमारे टिकट का पैसा कुछ काट कर मिलता है। तो क्या आपको पता है कि कंफर्म टिकट कैंसिल करने पर आपको वापस कितना पैसा मिलेगा? बता दें कि अगर आप अपना कंफर्म आरएसी या वेटिंग ट्रेन टिकट रद्द करते हैं तो पैसा कटौती की राशि समय के कंफर्म आरएसी या वेटिंग ट्रेन टिकट रद्द करते हैं तो पैसा कटौती की राशि समय के आधार पर अलग अलग होती है। ऐसे में एसी फर्स्ट एग्जीक्यूटिव क्लास के यात्रियों के लिए प्रति यात्री 240 रुपए कैंसिलेशन चार्ज देना होगा। वहीं एसी 2 टियर प्रथम श्रेणी और एसी 3 टियर एसी चेयर कार के लिए 200 रुपए, एसी 3 इकोनॉमी के लिए 180 रुपए और द्वितीय श्रेणी के लिए 60 रुपए देने होंगे। यदि कोई यात्री ट्रेन के शेड्यूल टाइम से 48 घंटे से कम और 12 घंटे पहले तक कंफर्म टिकट कैंसिल करता है तो कैंसिलेशन चार्ज कुल किराए का 25% होता है। अगर 12 घंटे से कम और 4 घंटे से पहले कंफर्म टिकट कैंसिल करता है तो कैंसिलेशन चार्ज किराए का 50% होगा। आरएसी प्रतीक्षा सूची वाली टिकटों को रद्द करने के लिए यदि टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से आधे घंटे पहले तक रद्द किया जाता है तो प्रति व्यक्ति लिपिकीय प्रभार घटाकर पूरा रिफंड किया जाएगा।
हज पर जाने के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ी। अगर आप भी वर्ष 2024 में हज यात्रा पर जाने की इच्छा रखते हैं लेकिन अब तक आपने इसके लिए अपना आवेदन नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि अब इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। मालूम हो कि पहले जहां हज यात्रा पर जाने के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 दिसंबर 2023 तक निर्धारित की गई थी, वहीं अब उसको बढ़ाकर 15 जनवरी 2024 तक कर दिया गया है। ऐसे में इस बारे में बिहार हज कमेटी के चेयरमैन हाजी अब्दुल हक के द्वारा बताया गया कि हज के लिए आवेदन करने के लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in या मोबाइल ऐप हज सुविधा पर जाकर किया जा सकता है। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने के बाद दस्तावेजों को हज भवन में जमा कराना भी अनिवार्य है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 061222033315 या 8271463343 या 9693638579 या 9308102375 या 9709647585 या 7070810696 पर संपर्क किया जा सकता है। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से मिले सीएम नीतीश। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से पटना पहुंचे और फिर पटना एयरपोर्ट से ही बोध गया के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने प्राचीन तिब्बती मॉनेस्ट्री में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा से मुलाकात की और साथ ही महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना भी की। मालूम हो कि इस दौरान सीएम नीतीश और बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के बीच कुछ देर तक बातचीत भी हुई। वहीं सीएम नीतीश के द्वारा दलाई लामा से भेंट करने के दौरान समय उन्हें भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा भी भेंट की गई और इसके साथ ही उन्होंने बौद्ध मंदिर की प्रतिकृति भी भेंट की। बता दें कि महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गया एयरपोर्ट से पटना के लिए रवाना हो गए। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के बीच काफी स्नेह देखने को मिला। महागठबंधन की संयुक्त बैठक, सांसदों के निलंबन पर आज होगा विरोध प्रदर्शन। बीते दिन बिहार की राजधानी पटना स्थित राजद प्रदेश कार्यालय में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में महागठबंधन दल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राजद, जदयू और लेफ्ट के तमाम नेता शामिल हुए। बता दें कि बीते दिन हुई इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि आज यानी कि 22 दिसंबर को सभी दल मिलकर प्रत्येक जिले में सांसदों के निलंबन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में आज महागठबंधन में शामिल तमाम दल के द्वारा संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें इस बात की जानकारी राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के द्वारा दी गई है। मालूम हो कि बीते दिन हुए इस बैठक में राजद और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा माकपा माले से धीरेन्द्र झा, सीपीआई एम से अरुण कुमार मिश्रा, सीपीआई से रामबाबू कुमार, कांग्रेस से शकील अहमद, राजद से श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी, रणविजय शाह और शक्ति सिंह यादव मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। बीते दिन बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के द्वारा बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा गया कि वे राज्य के सरकारी अस्पतालों का भ्रमण करने नहीं जाते हैं। उनका मिशन 60 का घोषणा हवाई साबित हुआ। उन्होंने कहा कि जब विरोधी दल के नेता के रूप में यहाँ के स्वास्थ्य सेवा पर सवाल उठाए जाते हैं तो सत्ता पक्ष को मिर्ची लगती है, पर अब विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा खुद अस्पतालों की भयावह स्थिति देखी गई है, उससे वे स्वयं असंतुष्ट थे। सरकार को अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव 5 विभाग का प्रभार लेकर किसी भी विभाग को सही ढंग से नहीं चला पा रहे हैं। मुख्यमंत्री बीमार चल रहे राज्य के अस्पतालों की स्थिति खराब होने के कारण उन्हें राज्य से बाहर अपना इलाज करवाने जाना पड़ रहा है। लालू यादव भी यहाँ इलाज कराने से डरते हैं, इसलिए वो भी बाहर जाते हैं। तो ऐसे में आम मरीजों की दुर्दशा का आकलन करना कितना कष्टदायी है। सीएम नीतीश की नाराजगी पर लालू यादव की सफाई। दिल्ली में आयोजित हुए इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद ऐसी खबरें चल रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नाराज हैं। वहीं अब इस पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा अपनी सफाई दी गई है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस बात को सीधे से खारिज कर दिया है और सफाई देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन में सभी लोग एकजुट है। मीडिया में जो भी नाराजगी की बातें चल रही है वह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की बैठक बहुत सकारात्मक हुई है। मीडिया में जो लोग नरेंद्र मोदी से बिके हुए हैं वे उल्टा बात दिखाते हैं, चाहे जो भी हम लोग तय करें वे उसका उल्टा प्रोजेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद नाराज हैं और बैठक से उठकर चले गए, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद सभी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाता है, कम ही लोग जाते हैं और जो बात हुई उसको बताते हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई है, जल्दी सीटों का बंटवारा कर देना है और गठबंधन की तेजी से बढ़ाना है। नीतीश कुमार और हम लोग कोई नाराज नहीं है।
राहुल द्रविड़ के बेटे समित ने प्रमुख टूर्नामेंट के मैच में बनाए 98 रन। भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ के बेटे समित के द्वारा कर्नाटक के लिए कूच बिहार ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर के खिलाफ खेलते हुए 98 रन की पारी खेली गई, जिसमें उनके द्वारा 13 चौके और 1 छक्का लगाया गया। वहीं अब समित के इस पारी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो शानदार शॉट्स लगाते नजर आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मैच में जम्मू कश्मीर के द्वारा पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन बनाए गए, जिसके बाद कर्नाटक के द्वारा अपनी पहली पारी के 100 ओवर में 480/5 स्कोर कर घोषित किया गया। वहीं जम्मू कश्मीर की दूसरी पारी भी जल्द ही सिमट गई और इस तरह कर्नाटक ने एक पारी व 130 रन के विशाल अंतर से इस मैच में जीत हासिल कर ली। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर 1843 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए। देश में पहली मालगाड़ी 1851 में रुड़की से चलाई गई। मानवेंद्र राय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की घोषणा की। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली की स्थापना जेएनयू अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संसद द्वारा 1966 में की गई थी। शांति निकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम को 1901 में औपचारिक रूप से खोला गया। भारत और पाकिस्तान ने 2006 में स्थानीय निकाय के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए एक संयुक्त कार्यदल का गठन किया। सशक्त बलों के वेतन में विसंगतियों के लिए गठित मंत्रियों के समूह ने 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी। स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मजहरूल हक का जन्म 1866 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर रामानुजन का जन्म 1887 में हुआ। समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि पंकज सिंह का जन्म 1948 में हुआ। गुरु रामकृष्ण परमहंस की पत्नी और आध्यात्मिक साथी शारदा देवी का जन्म 1953 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक तारकनाथ दास का 1958 में निधन हुआ। भारतीय सिनेमा जगत के प्रसिद्ध संगीतकार वसंत देसाई का 1975 में निधन हुआ। वायरल फिल्म में आज हम बात करेंगे टेलीकॉम बिल के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। आज हम बात करेंगे टेलीकॉम बिल के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि द ट्रिब्यून में एक ऑप-एड दावा है कि टेलीकॉम बिल को मनी बिल के रूप में पेश किया गया था। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि बिल को धन विधेयक के रूप में पेश नहीं किया गया था। अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक में उपधारा एजी में सूचीबद्ध सभी या किसी भी मामले से संबंधित केवल प्रावधान शामिल है। दूरसंचार विधेयक में न केवल एजी में सूचीबद्ध मामले शामिल हैं, बल्कि अन्य मामले भी शामिल है। इस प्रकार अनुच्छेद 110 के मानदंडों को पूरा नहीं करता है। अनुच्छेद 117 1 एवं 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त की गई, इसलिए बिल अनुसार लोकसभा में पेश किया गया था। गैलरी में नहीं दिख रही है व्हाट्सएप फोटो, करे ये काम। व्हाट्सएप पर हम रोजाना टेक्स्ट मैसेज से लेकर फोटो और वीडियो तक एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि व्हाट्सएप पर आई फोटो और वीडियो फोन की गैलरी में दिखाई नहीं देती है, जिससे यूजर्स काफी परेशान हो जाते हैं। यदि आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो अब बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बता दें कि एक तरीका है जिसकी मदद से आप फोन गैलरी में न दिखने वाली व्हाट्सएप फोटो और वीडियो की समस्या से निजात पा सकते हैं। मीडिया विजिबिलिटी फीचर व्हाट्सएप के कमाल के फीचर्स में से एक है। इस फीचर के एक्टिव होने पर व्हाट्सएप पर आई फोटो और वीडियो सीधा फोन की गैलरी में सेव हो जाती है। इस फीचर को अपने फोन में ऑन करने के लिए सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन में व्हाट्सएप ओपन करें। अब 3 डॉट वाले विकल्प पर क्लिक करें। यहाँ चैट सेक्शन में जाएं। आपको यहाँ मीडिया विजिबिलिटी का ऑप्शन नजर आएगा, उसे ऑन कर दें। इसके बाद आपको फोन की गैलरी में व्हाट्सएप की फोटो और वीडियो देखने शुरू हो जाएगी। IBPS एसओ का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड। अगर आप भी IBPS एसओ प्रीलिम्स परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा IBPS एसओ प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2023 जारी कर दिया गया है। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना एडमिट कार्ड IBPS की आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि आप अपना एडमिट कार्ड 30 दिसंबर 2023 तक डाउनलोड कर सकते हैं। मालूम हो कि परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें 3 खंड पूछे जाएंगे, जो कि 125 अंकों का होगा और ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। वहीं इस परीक्षा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार IBPS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए अपनाएं ये तरीका। केंद्र सरकार की ओर से आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के गरीब परिवारों को 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाता है। ऐसे में अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास आयुष्मान कार्ड होना जरूरी है, जिसे आप कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्र, UTI ITSL केंद्र पर जाकर पात्रता जाँच का काम करवाकर बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप इस कार्ड को चिन्हित ग्राम रोजगार सहायक और वार्ड इंचार्ज के सहयोग से भी बनवा सकते हैं। वहीं आप यह कार्ड योजना से संबद्ध अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में
आयुष्मान मित्र के माध्यम से निःशुल्क कार्ड बनवा सकते हैं। बता दें कि इस कार्ड को बनवाने के लिए जिन दस्तावेजों की जरूरत होती है उनमें आधार कार्ड, राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, एक वैलिड फोन नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो शामिल है। इस कार्ड को बनवाने के लिए जो पात्रता निर्धारित की गई है उसके तहत सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना वर्ष 2011 में सूचीबद्ध परिवार संबल योजना में शामिल परिवार और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्य पर्ची धारक इसे बनवाने में सक्षम है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में कौन सा राज्य कृषि विपणन सुधारों में प्रथम स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। अगला सवाल, हाल ही में किस तिथि को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए 16 दिसंबर, ऑप्शन बी 17 दिसंबर, ऑप्शन सी 18 दिसंबर, ऑप्शन डी 19 दिसंबर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 19 दिसंबर। अगला सवाल, हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को छत्तीसगढ़ का क्या चुना गया है? ऑप्शन ए विधानसभा का स्पीकर, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी उप मुख्यमंत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विधानसभा का स्पीकर। अगला सवाल, बिहार का कौन सा 1770 से 71 में सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी पूर्णिया, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी नालंदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पूर्णिया। अगला सवाल, बिरसा मुंडा का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए आंतरिक शुद्धि, ऑप्शन बी विदेशी राज की समाप्ति, ऑप्शन सी ब्रिटिश समर्थक जमींदारों से मुक्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है विवेक मिश्रा, अतीक खान, अनवर करीम खान, रमन कुमार, प्रहलाद कुमार, नरेश राम, गोनर शर्मा, मोहम्मद सकीर हुसैन, सदुल्ला पल्लवी, जितेंद्र ठाकुर, राजकिशोर महतो, राजीव कुमार, सोवानंद ठाकुर, रंजीत मिश्रा, रवि कुमार राम, मिथिला कुमार, दिलीप कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सभी परिस्थितियों को देखते हुए आपके अनुसार क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के द्वारा बीजेपी को टक्कर दिया जा सकता है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।